महाराष्ट्र की खास बात है कि चारों प्रमुख पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है और आज एक बार फिर चारों पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने दावा किया कि उनकी ही पार्टी भारी बहुमत से चुनाव में जीत जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने तैयार की है, आज वही क्रेडिबिलिटी के आधार पर हम महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दीजिए, पूर्ण बहुमत दीजिए। आपने एक जगह पूर्ण बहुमत दिया तो जिस प्रकार से तेजी से सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी आप पूर्ण बहुमत दोगे तो निश्चित रूप से मोदी जी के हाथ में हाथ डालकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर ये सरकार चलेगी और देश के साथ महाराष्ट्र आगे जाएगा। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा। करार के लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं लगती, पर राज्य में क्या होता है, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी, इसी की मुझे चिंता है। मोदी साहब को या मोदी जी की जो पार्टी है उनको सपोर्ट बिल्कुल बाई इलेक्शन में अलग अलग स्टेट में मिला नहीं। मेरा यही कहना है, इस बारे में अब हमारे महाराष्ट्र में भी अलग रिजल्ट्स लोग जरूर देंगे। महाराष्ट्र के हर इलाकों में हमारे संवाददाता मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ है बांद्रा से मुंबई में कमलेश सुतार, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से खास बातचीत की, और बारामती में पवार के गढ़ से है पंकज खिलकर, जिन्होंने अजीत पवार से बात की। सबसे पहले कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, धीमी गति से मुंबई में वोटिंग बढ़ रहा है। जितनी उम्मीद थी लोकसभा के वक्त भारी बम्पर मतदान हुआ था, उतना मतदान इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। कितना असर पड़ सकता है बीजेपी के चुनावी दावों पर और शिवसेना के दावों पर? देखिए साहिल, आमतौर पर यह माना जाता है कि जैसे ही वोटिंग बढ़ती है वो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग होती है। 2009 से अगर तुलना करें तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी उसी तरह की वोटिंग रही, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था इसका फायदा तब की भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को हुआ था। लेकिन जिस तरह का वोटर टर्नआउट इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं वो बांद्रा ईस्ट का इलाका है, जो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीयों का इलाका माना जाता है। यहां पर वोटर टर्नआउट इतना अच्छा नहीं रहा है और यही हाल लगभग मुंबई के कुछ इलाकों का है। तो मुंबई में वोटर टर्नआउट अगर माना जाए तो लोकसभा से अगर लोकसभा के वोटिंग परसेंटेज जितना होता है तकरीबन 50% के करीब, तो इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। लेकिन अगर 45% जो 2009 के आंकड़े थे 45% अगर यहाँ पर वोटिंग होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वोटर हर एक पार्टी के जो अपने, जैसे कि शिवसेना का एक ट्रेडिशनल वोटर बेस है, वो शिवसेना रिटेन करने में सक्सेसफुल शिवसेना रहेगी। इसलिए वोटर टर्नआउट पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मुंबई की बात करें साहिल, तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के बॉडी लैंग्वेज से आपको नजर आ रहा था? कमलेश, आपने उद्धव ठाकरे से बात की, आदित्य भी उधर मौजूद थे उनके साथ में, क्या उनके बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि वो कंफर्टेबल है? जिस तरीके का फ्लिप फ्लॉप हमको कल उनके इंटरव्यू में दिखाई दिया सामना के लेक जी कमलेश। साहिल, जिस तरह से शिवसेना अग्रेसर रही थी पूरे प्रचार के दरमियान, या फिर शिवसेना का जो एग्रेशन था, जिस तरह से अटैक किया जा रहा था बीजेपी पर, हालांकि हाल की सभाओं में भी हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक तरीके से भाजपा पर अटैक कर रहे थे। लेकिन आज वोटिंग के दिन जब उद्धव ठाकरे यहां पर नजर आए तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उसमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। जो कॉन्फिडेंट उद्धव ठाकरे हमको पिछले हफ्ते तक नजर आ रहे थे, पिछले कुछ दिनों तक नजर आ रहे थे, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आज वोटिंग बूथ पर जब उद्धव ठाकरे तो नजर नहीं आ रहा था। आज नजर नहीं आ रहा था। कमलेश सुतार ने थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे से बात की थी। कमलेश, हम लोग चलेंगे बारामती, क्योंकि पंकज खिलकर वहां पर मौजूद है। अजीत पवार से बात की, क्योंकि अजीत पवार के लिए भी ये चुनाव काफी अहम रहेंगे। उनसे आपने बात की, काफी आरोप अब तक अजीत पवार पर लगते रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने में अजीत पवार की भी बड़ी भूमिका थी, ऐसा माना जाता है। क्या अजीत पवार को लगता है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, ये फैसला उन्होंने लिया, उससे वो संतुष्ट है? अभी जो मतदान हो रहा है उससे क्या अभी भी उनको लगता है कि एनसीपी अपने बलबूते पर उस मकाम तक पहुंच पाएगी कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए साहिल, अजीत पवार का तो ये कहना है कि जो भी उनका गठबंधन टूटा उसके लिए महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के मुखिया थे वो जिम्मेदार थे। और आज जो बारामती में उनसे हमारी बात हुई तो जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस बता रहे थे कि विकास का मुद्दा देखकर ही, जो पार्टी डेवलपमेंटल काम करती है उसे देखकर ही मतदाता अपना मत
देंगे और अपना जो राइट है वोटिंग का वो करेंगे। उनका ये कहना है कि उपचुनाव जो हुए हैं उसके अंदर जिस प्रकार से लोगों ने अपना मत परिवर्तन बताया और खासकर जो बीजेपी को सेटबैक मिला है उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिला। और वही यहाँ पर अजित पवार ने भी बताया कि इस बार लोग डेवलपमेंट के लिए ही वोट करेंगे। जो उनसे हमने बात की के ऊपर करते हैं, जो बातें तो सामने आई हैं उसका क्या, बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर अजित पवार को लगता है कि उनको मतदान होगा और यही बात कांग्रेस को भी लगती है। और कुल मिलाकर सारी पार्टियों का भर विकास के मुद्दे पर है, लेकिन दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने में भी पार्टियां पीछे नहीं रही।